आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं संविधान क्यों और कैसे। संविधान है क्या? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संविधान इस प्राणी के व्यवहारों को नियंत्रित करने का साधन है, नियम है, समूह है। बिना संविधान के कोई भी देश समाज नहीं चल सकता। संविधान का अर्थ होता है नियमों व उपनियमों का समूह और ये नियम और उपनियम को सभी लोगों को मानना पड़ता है। राजनीति में संविधान का अर्थ कुछ अलग होता है। संविधान का अर्थ और परिभाषा, आइए हम इसको देखते हैं। संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। राज्य के ढांचे एवं संगठन के संदर्भ में संविधान का प्रयोग किया जाता है। संविधान में आधारभूत नियम होता है, सिद्धांत होता है, उपनियम होता है और इसी नियम और सिद्धांत से कोई भी देश चलता है और यही उस देश का संविधान कहा जाता है। जैसे भारत का भी अपना एक संविधान है और इस संविधान के तहत हमारे देश में नियम कानून संचालित हैं। संविधान की परिभाषा आइए हम देखते हैं ऑस्टिन के हिसाब से। संविधान इन नियमों का समूह है जो सर्वोच्च शासन की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इन्हें संविधान कुछ नियमों का समूह है जो हमारे यहाँ सर्वोच्च शासन है, सर्वोच्च शक्ति है, उसकी रूपरेखा निर्धारित करती है कि हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी, उसको क्या अधिकार होंगे, ये सब संविधान में निर्धारित होता है। हरमन फाइनल क्या कहते हैं? संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है। यानी संविधान राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत ही किसी भी देश का शासन संचालित होता है। संविधानों का वर्गीकरण या प्रकार। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, तीसरा होता है परिवर्तनशीलता के आधार पर। आइए हम पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संविधान। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। विकसित संविधान किसे कहते हैं? तो ऐसा संविधान जिसका विकास धीरे धीरे होता है। यानी कोई भी संविधान जिसका विकास धीरे धीरे होता है। एक नियम आज जोड़ा गया, दूसरा नियम 2 साल बाद जोड़ा जाएगा, तीसरा नियम 4 साल बाद जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे उसको संविधान में शामिल किया जाता रहेगा। तो ये कहलाता है धीरे धीरे विकास होना, ये कहलाता है विकसित संविधान। ये विकास प्रथा के आधार पर होता है। जैसे उस देश में मान लीजिए कोई प्रथा चली आ रही है, उसको बाद में संविधान में शामिल कर दिया जाता है। रीति रिवाज है, उसको शामिल कर दिया जाएगा। कोई परंपरा चली आ रही, उसको शामिल कर दिया जाएगा। कभी कभी न्यायालय में न्यायाधीशों के द्वारा जो न्यायिक टीका टिप्पणी की जाती है, उसको भी संविधान में शामिल कर लिया जाएगा और धीरे धीरे ये संविधान में शामिल हो करके संविधान को विकसित स्वरूप प्रदान करते चले जाएंगे। इंग्लैंड का संविधान इसका उदाहरण है। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान है जहाँ पर प्रथा, रीति रिवाज, न्यायिक निर्णय इसको शामिल करके वहाँ के संविधान का विकास किया गया है। दूसरा है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वह होता है जिसका निर्माण होता है। जैसे भारत का संविधान। भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। हमारे यहाँ बाकायदा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसमें संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को और लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है जहाँ पर संविधान निर्मात्री समिति ने बैठ करके बाकायदा संविधान का निर्माण किया है। तो विकसित
जहाँ पर संविधान का विकास होता है, और निर्मित जहाँ पर संविधान का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है एक निश्चित समय में। दूसरा है प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान वह होता है जिसमें शासन के संगठन, उसके अंग, उसकी शक्ति, उसके कार्य, उसके पारस्परिक संबंध, नागरिकों के अधिकार, हर बात कुल मिलाकर के जो भी हमारे यहाँ नियम कानून बनेगा उसको बाकायदा लिखित में संविधान में रखा जाता है, उसको कहा जाता है लिखित संविधान। इसमें लिखित संविधान के संदर्भ में डॉक्टर गार्नर का क्या कहना है? लिखित संविधान एक पवित्र लेख होता है जो साधारण कानूनों से अलग होता है, जिसका एक अलग स्रोत होता है तथा ऊंची कानूनी सत्ता रहती है और एक अलग विधि से संशोधित हो सकता है। यानी कोई भी संविधान यदि लिखित होता है तो उसको संविधान बदलने में, संशोधन करने में एक अलग प्रकार के नियम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये तो हो गया लिखित संविधान। लिखित संविधान के गुण कौन कौन से हैं? संघीय राज्यों के लिए उपयुक्त है। लिखित संविधान जहाँ पर संघीय राज्य हैं, केंद्र और राज्य की सरकार है, वहाँ पर उपयुक्त है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। लिखित होने के कारण दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करेंगे। फिर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। लिखित संविधान में नागरिकों के अधिकार भी लिखित रूप में होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार बाकायदा हमको लिखित रूप में प्राप्त है, तो हमारे यहाँ अधिकार जो है ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। यदि कोई हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम कानून की शरण ले सकते हैं। फिर राजनीतिक आवेश से सुरक्षा। यदि कोई राजनीतिक दल, मान लीजिए आज किसी राजनीतिक दल का सत्ता है, कल वो सत्ता से बेदखल हो जाता है, दूसरे दल की सरकार बनती है, तो सरकार बनते ही तुरंत संविधान में संशोधन वो नहीं कर सकता। इसी कहा जाता है राजनीतिक आवेश से सुरक्षा। उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, नियम कानून से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के संविधान में संशोधन कर सकता है। वैसे लिखित संविधान में संशोधन बहुत कम होता है। तो सत्ता बदलने के साथ देश में कानून बदल दिया जाएगा, ये राजनीतिक आवेश कहलाता है, तो इससे सुरक्षा होती है। फिर शासकों के अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना कम। कोई भी शासक जब नया शासक बनता है, या कोई भी शासक है, वर्तमान हो या नया हो, इस संविधान में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो नियम कानून बना है उसी के हिसाब से उसको देश चलाना पड़ता है। फिर सुनिश्चित एवं स्पष्ट। लिखित संविधान सुनिश्चित होता है, जो लिखा होता है निश्चित होता है, स्पष्ट होता है, हर बातें स्पष्ट रूप से लिखित हुई होती। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये सब अधिकार हमारे यहाँ लिखित रूप में है, स्पष्ट है। कोई भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम तुरंत कानून की शरण ले सकते हैं। लिखित संविधान के दोष कौन कौन से हैं? तो राज्य की प्रगति में बाधक होते हैं। लिखित संविधान राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कानून लिखित में है, यदि वर्तमान परिस्थिति में उस कानून को हमको बदलना है तो हम उस कानून को लिखित में होने के कारण बदल नहीं पाएंगे और हमारा विकास, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। तो इसीलिए राज्य की प्रगति में इसको बाधा कही गई है। फिर क्रांति की संभावना नहीं। क्रांति की संभावना नहीं है, ये पुस्तक में गलत दे दिया है। लिखित संविधान में क्रांति की संभावना बनी रहती है। कोई भी देश जहाँ पर लिखित संविधान होता है वो वहाँ पर क्रांति हो सकती है, क्योंकि संविधान में लिखित संविधान होने के कारण संशोधन होगा नहीं और जनता संविधान में बदलाव चाहेगी, नियम कानून में बदलाव चाहेगी, तो जनता के समक्ष केवल एक ही सहारा रह जाएगा और वो है क्रांति का सहारा। तो यहाँ पर क्रांति की संभावना बनी रहती है। फिर संकट काल के लिए अनुपयुक्त। लिखित संविधान देश में यदि कोई संकट आ जाता है उस समय ये अनुपयुक्त साबित होता है, क्योंकि लिखित संविधान में जो भी नियम कानून है उसके तहत कार्य करना पड़ेगा और संकट काल में कोई भी निर्णय तुरंत लेना पड़ता है। और लिखित संविधान होने के कारण निर्णय लेने के लिए सबको बुलाना पड़ेगा, सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, तो तब तक तो समय गुजर जाता है। इसीलिए कहा गया इसको संकट काल के लिए अनुपयुक्त और विकास की दृष्टि से अनुपयुक्त।
लिखित संविधान विकास की दृष्टिकोण से भी अनुपयुक्त है, क्योंकि कोई भी देश का विकास समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने से होता है। लेकिन लिखित संविधान में एक बात जो पहले से चली आ रही है, नियम कानून, उसी को बार बार मानते चले जाते हैं। समय के हिसाब से इसमें बदलाव नहीं हो पाता है, और समय के हिसाब से यदि हम नहीं बदलते हैं तो ये विकास की दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। ये तो हो गया लिखित संविधान। और अब अलिखित संविधान, जस्ट इसका उल्टा है। अलिखित संविधान वो संविधान है जिसमें शासन के सिद्धांत, नियम, कानून लिखित रूप में ना होकर के प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित होता है। तो ये कहलाता है अलिखित संविधान। यानी संविधान में कुछ बात लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन समय समय पर जो निर्णय लिया जाता है प्रथा के द्वारा, परंपरा के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा, उस निर्णय को सब कानून के रूप में मान्यता प्रदान कर देते हैं। इंग्लैंड इसका उदाहरण है। अलिखित संविधान के गुण। जो लिखित संविधान का दोष है वो अलिखित संविधान का गुण है, जो उसका गुण है वो इसका दोष है। तो पहला इसका गुण, प्रगति व विकास की दृष्टि से उपयुक्त। अलिखित संविधान देश के विकास और प्रगति के लिए उपयुक्त है, क्योंकि देश के विकास के लिए बदलाव होना जरूरी है। लिखित संविधान में परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, इसलिए वो देश के विकास के लिए सही नहीं है। लेकिन अलिखित संविधान में शासक चाहे तो परिवर्तन आसानी से कर सकता है, और ये देश के विकास के लिए उपयुक्त होता है। फिर क्रांति की संभावना नहीं। अलिखित संविधान में यदि जनता मांग करती है कि इस नियम में हमको बदलाव चाहिए, तो शासक उस नियम में बदलाव कर सकता है और जनता को खुश कर सकता है। तो यहाँ पर क्रांति की संभावना नहीं होती है। फिर संकट काल के लिए उपयुक्त, चूँकि संकट काल में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, तो अलिखित संविधान संकट काल के लिए उपयुक्त है। जब चाहे तब यहाँ पर निर्णय लिए जा सकते हैं, निर्णय में बदलाव किया जा सकता है। अलिखित संविधान के दोष। तो पहला है राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना। अलिखित संविधान राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बन जाती है। यानी जिस राजनीतिक पार्टी की सत्ता होती है, वही राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से संविधान चलाने का काम करता है, अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है। तो ये राजनीतिक दलों का खिलौना बन जाता है। फिर तानाशाही का भय। अलिखित संविधान में चूँकि नियम लिखा हुआ नहीं होता है, तो जिस भी दल की सरकार होगी, जो व्यक्ति सरकार बनाएगा, जो मुखिया बनेगा, उसके तानाशाह होने का भय हमेशा बना रहता है। वो जब चाहे तब अपने हिसाब से देश में नियम कानून थोप सकती है। फिर नागरिकों के अधिकारों की असुरक्षा। क्योंकि इस संविधान में नागरिकों के अधिकार लिखित रूप में नहीं होते हैं, इसलिए नागरिकों के अधिकार यहाँ पर असुरक्षित होते हैं। कोई भी कभी भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। यदि हमको अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम न्यायालय की शरण भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात लिखित रूप में नहीं होती है। ये 3 इसके दोष हैं। और तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।